नीति शास्त्र क्या है? तो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का उचित या अनुचित के रूप में मूल्यांकन है। जैसे दान देना नैतिक रूप से उचित है, चोरी करना नैतिक रूप से अनुचित। फिर ऐच्छिक कार्य जो सोच समझकर जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाएं, वही ऐच्छिक कर्म है। फिर नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता क्या है? तो संकल्प की स्वतंत्रता को ही नीति शास्त्र की पूर्व मान्यता कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है तथा निर्णय हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परंतु तीन आवश्यक शर्तें होती हैं: विकल्प की उपलब्धता हो, सामर्थ्य हो और परिणामों का ज्ञान हो। फिर है प्रशासन में नीति शास्त्र। तो किस प्रकार उपयोगी है? दुरुपयोग को रोकता है। किसके? अधिकारों के। तो दुरुपयोग को रोकता है और कर्तव्य के निर्वहन को सुनिश्चित करता है। फिर नैतिक चरित्र का सशक्त बनाता है और जीवन में आत्मसंतुष्टि, नैतिक दुविधा को हल करने में मदद करता है और नैतिक निर्णय लेने में भी मदद करता है। फिर मूल्य क्या है? तो गहरे आदर्श हैं जो वांछनीय हैं, जिनकी स्थापना के लिए रीति रिवाज का निर्माण किया जाना चाहिए। आधार पर उचित या अनुचित का पता लगाया जाता है, मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। तो भाई मूल्य की बहुत चीजें हो गई। क्या क्या हो गई? गहरे नैतिक आदर्श हैं जो वांछनीय हैं। वांछनीय यानी जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। स्थापना के लिए हम रीति रिवाज भी बनाते हैं और उनके आधार पर हम इनको प्राप्त करना चाहते हैं। फिर इनके आधार पर उचित अनुचित का पता लगाया जाता है, मानव जीवन के मार्गदर्शन भी करते हैं और मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं और मानव के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। फिर साधन मूल्य होते हैं जो माध्यम से किसी उच्चतर मूल्य की प्राप्ति हो, जैसे कि सामाजिक मूल्य, शारीरिक मूल्य। फिर साध्य मूल्य होते हैं जो जीवन के परम उद्देश्य होते हैं, जो सभी गतिविधियां इन्हीं को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता। फिर मूल्य की विशेषताएं क्या होती है? तो मूल्य अमूर्त होते हैं, आदर्श के रूप में होते हैं और हम इन्हें कभी ऐसे होते हैं कि जिन्हें पूर्ण रूप से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, पर हम इनके निकट पहुंच सकते हैं। ठीक है। मूल्य आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं और अलग अलग समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं। मूल्यों का एक पद सोपान क्रम होता है, यानी कि कुछ मूल्य तो महत्वपूर्ण होते हैं अधिक और कुछ कम महत्वपूर्ण, सामान्यतः स्थायी होते हैं और ये जन्मजात नहीं होते, इन्हें सीखा जा सकता है। फिर मूल्यों का महत्व क्या है? तो ये नैतिक कार्य के लिए तो प्रेरित करते हैं। फिर ये सामाजिक ढांचे के साथ अनुकूलता रखते हैं और व्यक्तित्व निर्माण पर बल देते हैं। कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं और नैतिक दुविधा हल करने में मदद करते हैं। फिर मूल्य निर्माण में परिवार की भूमिका क्या है? तो मूल्य निर्माण में परिवार की भूमिका। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है और ये नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। सामाजिकरण का प्रथम साधन है। जीवन पर्यंत परिवार के संपर्क में रहता है व्यक्ति और पारिवारिक वातावरण का प्रभाव उसके मस्तिष्क पे पड़ता है, जिसके कारण माध्यम से परिवार के माध्यम से वह अच्छी आदतों का विकास सीखता है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है और सामाजिक नियमों का पालन, कर्तव्य बोध, नारियों के प्रति सम्मान, आदर, परस्पर प्रेम आदि की प्रथम सीख परिवार से ही मिलती है। फिर मूल्य निर्माण के लिए परिवार के द्वारा अपनाई जाने वाली विधियां तो लालन पालन विधि, कुछ परिवारों में पारंपरिक विधि जिसमें अधिक कठोरता और कुछ परिवारों में उदारवादी विधि जिसमें अधिक लाड़ प्यार और स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। फिर प्रेक्षक से सीखता है जिसमें अनुकरणीय विधि सदस्यों के साथ अन्य सदस्यों के व्यवहार को देखता है तथा अनुकरण करता है। एक होती है दंड और पुरस्कार विधि जिसमें अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है और बुरे व्यवहार को दंडित किया जाता है। फिर रीति रिवाज, परिवार द्वारा विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करवाया जाता है जिससे मूल्य निर्माण होते हैं। फिर प्रेरणा स्रोत, जिसमें माता पिता को सामान्यतः वह अपना आदर्श मानता है और शिक्षण के माध्यम से तो माता पिता बच्चों को मूल्य आधारित कहानियां सुनाते हैं, पंचतंत्र हितोपदेश की। समाज में भूमिका किस प्रकार है? तो मनुष्य तथा समाज में अन्योन्याश्रय संबंध है। समाज में विविधता अतः विविध प्रकार के मूल्य होते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर वह सीखता है, जैसे कि शारीरिक विकास के लिए खेल के मैदान पर जाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पुस्तकालय वाद विवाद में भाग लेता है और समाज में अपनी वह स्वीकार्यता चाहता है, अतः समाज के अनुकूल मूल्य को वह सीखता है।
अब सामाजिकरण आ गया कि भाई सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम समाज में रहना तथा उसका सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। फिर मूल्य परंपराओं के साथ अपनी सामाजिक भूमिका के संपादन की कला को भी सिखाता है। ठीक है, परंपराओं के साथ-साथ अपनी सामाजिक भूमिका के संपादन की कला को भी सिखाता है। सामाजिक भूमिका क्या है हमारी, उसका हम संपादन किस प्रकार से करें, उस कला को भी हमें कौन सिखाता है? मूल्य ही सिखाते हैं। परंपरा तो सिखा ही रहा है, पर हमारी सामाजिक भूमिका क्या है, उसका संपादन हम कैसे करें, वो भी सिखाता है। फिर यदि प्रक्रिया अगर मूल्य की हमारे सीखने की सकारात्मक है, तो हम प्रगतिशील मानवीय मूल्यों को भी सीखेंगे, जैसे कि लिंग समानता, स्वच्छता, सतत विकास आदि। फिर समाज में मूल्य निर्माण करने वाली विधियां कौन सी है समाज के अंदर? अभी परिवार में तो अपन ने देख ली थी, अब समाज में तो उसमें पहले आती है सामाजिकरण। सामाजिकरण जिसमें हमने देखा, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर हम समाज में रहना और उसका सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। ठीक है, और सामाजिकरण हो गई। दूसरी होती है नागरिकों की कुछ पहले होती हैं, पहल। फिर है सिविल सोसाइटी, फिर है मीडिया, फिर सामाजिक लोकतंत्र लेखांकन, फिर सामाजिक अभियांत्रिकी यानी कि अपना हो गया सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग, और है मित्र मंडली। तो मीडिया कैसे अपन को हेल्प करता है? तो जनता के समक्ष सूचनाओं को निष्पक्ष रूप से रखते हैं। ऐसे कार्यों से हमें पर मीडिया को कुछ उनके ऊपर ये भी होना चाहिए कि ऐसे कार्यों से कार्यक्रमों से परहेज रखना चाहिए जो अंधविश्वास, कट्टरता, अश्लीलता को बढ़ावा दें, और मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए। फिर सिविल सोसाइटी कैसे बढ़ाती है? तो सिविल सोसाइटी गैर सरकारी संगठन है, राजनीति, सार्वजनिक नीति और समाज को अपने क्रियाकलाप से प्रभावित कर न्याय और स्वतंत्रता की वकालत करती है। तो सिविल सोसाइटी क्या करती है? एक तो गैर सरकारी संगठन है, सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। फिर ये राजनीति हो गई, सार्वजनिक नीति निर्माण हो गई और समाज हो गई, उसको अपने क्रियाओं और कलापों से क्या करती है? प्रभावित, और फिर न्याय और स्वतंत्रता की वकालत करती हैं ये। और जनहित के मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहभागिता को भी बढ़ाती हैं। ठीक है, अब शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या है हमारे मूल्य निर्माण में? तो मूल्य निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, औपचारिक रूप से तो। फिर समाज की साकारीकरण एवं चरित्र निर्माण, तो क्षमताओं को हमारी क्या करते हैं? समाज की नहीं, हमारी क्षमताओं को क्या करते हैं? साकारीकरण करते हैं और चरित्र का निर्माण करते हैं, और ऐसे मूल्य विकसित करते हैं जो समाज में नहीं है और परिवार में नहीं है, जैसे कि सांवैधानिक, लोकतांत्रिक, पर्यावरण संरक्षण और तार्किकता। फिर नई जैसे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें हमने शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने पे बल दिया है। शाश्वत मूल्य हो गए जैसे सत्य, प्रेम, दया आदि को हमने प्रोत्साहित किया है, ताकि संकीर्ण मानसिकता और कट्टरता, अंधविश्वास को समाप्त किया जा सके। अब क्वेश्चन आ जाएगी कि भाई शिक्षा नीति 2020 के नैतिक मूल्य कौन-कौन से हैं? तो उसमें पहला है कौशल का विकास हो, दूसरा हो आत्मनिर्भर, और फिर प्रकृति प्रेम, स्वावलंबन पे बल देता है, फिर देशभक्ति, पर्यावरण जागरूकता, नवाचार। तो हमारी जो कौन सी है शिक्षा नीति, उसके नैतिक मूल्य क्या क्या है? कौशल का विकास हो, आत्मनिर्भर हो, प्रकृति की प्रेमी हो, स्वावलंबन हो, देशभक्ति हो, और पर्यावरण जागरूकता और नवाचार। फिर शिक्षण संस्थान में मूल्य निर्माण की विधियां कौन कौन सी है? तो अपन ने हर जगह की देखी, जैसे समाज की देखी थी और परिवार की देखी थी। अब यहाँ की है खेल कूद की गतिविधियां। तो सहयोग, सहनशीलता, धैर्य, अनुशासन और संवेगात्मक बुद्धि हम सीखते हैं खेल कूद की गतिविधियों से। फिर प्रार्थना समा, तो यहाँ से हम परंपरागत और सांस्कृतिक ज्ञान सीखते हैं। फिर है शिक्षा प्राप्त नैतिक कहानियां, जैसे कि पंचतंत्र हो गई, हितोपदेश हो गई। फिर है योगा और शारीरिक स्वास्थ्य। तो यहाँ से हम शरीर को मतलब क्या बोलते हैं, स्वस्थ रहना, और इस पे बल देते हैं, तो ये मूल्य हम सीखते हैं। फिर जीवनी का पाठन, तो हम महान नेताओं और विचारकों के योगदान से अवगत करते हैं। फिर राष्ट्रीय पर्व को मनाने से राष्ट्रीयता, देशभक्ति के हम मूल्य सीखते हैं। और स्वच्छता पखवाड़े से हम स्वच्छता, समानता आदि के हम क्या सीखते हैं? मूल्य सीखते हैं। फिर उसके बाद है संकल्प की स्वतंत्रता क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अतः उसके निर्णय के लिए हम उसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। और उसके लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं: विकल्प की उपलब्धता, कार्य करने का सामर्थ्य और परिणामों का ज्ञान।
फिर नीति सार के सार तत्व क्या हैं? फिर नैतिकता को अनैतिकता से पृथक करने वाले गुण या मूल्य होते हैं, वही नीति सार के सार तत्व हैं। नीति शास्त्र के सार तत्व हैं जैसे कि आचरण का औचित्यकरण कर सकें हम, तर्कपूर्णता हो, परिहितवाद हो, कर्तव्य की चेतना हो, संकल्प की स्वतंत्रता हो। तो यही क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व हैं जो नैतिकता को अनैतिकता से पृथक करें। अब नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व क्या है? तो दो भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। कुछ तो होते हैं आंतरिक तत्व और कुछ होते हैं सामाजिक। तो सामाजिक और आंतरिक और बाह्य, सॉरी, तो आंतरिक में पहले आ गए सामाजिक तत्व, जैसे समाज से संस्कार हम लेते हैं। फिर भारत में सहयोग को बढ़ावा देते हैं तो पश्चिम में उपलब्धि को। तो सामाजिक तत्व में समाज से हम संस्कार सीखते हैं, ठीक है। फिर धार्मिक कारक हो गए जिसमें हम हर धर्म परोपकार और निस्वार्थी पे बल देता है, ठीक है। फिर हो गए भौगोलिक कारक, इसमें ध्रुव पे रहने वाले लोग तो मांस खान पान, इनको मांस खाते हैं और उसको अनैतिक भी नहीं मानते हैं। फिर कुछ होते हैं मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो ये सब है आंतरिक तत्व। फिर बाह्य तत्व होते हैं, ऐसे विधि की संरचना, जिसमें हम विधि के द्वारा दंडित होने का भय होता है। फिर संस्थागत ढांचे होते हैं, जैसे सदाचार समिति हो गई हमारे कार्यालयों में। फिर होती है न्यायपालिका। फिर होती है विकेंद्रीकृत नौकरशाही प्रशासन, शहरों के संघ। और है फिर लोक प्रचार, जिसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये है नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व। तो इनको दो उसमें बांट सकते हैं, आंतरिक तत्व और बाह्य। तो आंतरिक में सामाजिक भी आते हैं, धार्मिक आते हैं, भौगोलिक आते हैं, मनोवैज्ञानिक। और बाह्य में आते हैं विधिक, संस्थागत, न्यायपालिका, विकेंद्रीकृत नौकरशाही और लोक प्रचार। फिर है मूल्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? तो मूल्यों की वर्तमान स्थिति, मूल्य विहीन नैतिकता के कारण कट्टरता, वैमनस्य, असंवेदनशीलता, शोषण, असहनशीलता, जाति भेद, लिंग भेद की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। और मूल्य संकट क्या है? तो मूल्य संकट क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार क्या सही है क्या गलत है यह हम जानते हैं, सराहना भी करते हैं, परंतु अपनाते नहीं हैं। यही क्या है, मूल्य संकट की स्थिति है। फिर मूल्य संकट के निदान हेतु उन्होंने कुछ उपाय बताए। तो उन्होंने बताए आंतरिक उपाय, जैसे बचपन से ही मूल्यों का बीजारोपण किया जाना चाहिए बच्चों में, ठीक है। और बचपन से ही उनको नारियों का सम्मान, बड़ों का आदर और प्रकृति प्रेम, तार्किकता और इन पे बल देना चाहिए, ठीक है। फिर बाह्य उपाय क्या होते हैं, जैसे विधि के द्वारा कानून, नियम, दिशा निर्देश, आरटीआई, भारतीय दंड संहिता आदि के द्वारा। फिर रित और ऋण की अवधारणा क्या है? तो रित का शाब्दिक अर्थ होता है सही या उचित मार्ग। अब शाश्वत, तो रित क्या है, शाश्वत है, अलंघनीय है और सार्वभौमिक अवधारणा है। तो शाश्वत है, अलंघनीय है और सार्वभौमिक अवधारणा है। जगत की प्राकृतिक, नैतिक तथा कर्मकांडी व्यवस्था रित से ही संचालित होती हैं। और इसके नियामक कौन होते हैं? वरुण देव। यदि कोई रित का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करते हैं। तो जगत की क्या होती है, प्राकृतिक, नैतिक और कर्मकांडी व्यवस्था ऋत से ही क्या होती है, संचालित। अब ऋत की अवधारणा में कर्मवाद का बीज छुपा हुआ है। अब ये कैसे छुपा हुआ है? तो हम दैनिक जीवन में जैसी करनी वैसी बननी, जो जैसा बोवेगा वैसा काटेगा के रूप में वर्णित करते हैं। कर्म नियम नैतिक व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते हैं प्रारब्ध, एक होते हैं संचयमान और एक होते हैं संचित। प्रारब्ध होते हैं जो अतीत में किए हैं, वर्तमान में उनका फल मिल रहा है। फिर संचित होते हैं वर्तमान में किए जाएंगे, फल भविष्य में मिलेगा। और एक संचयमान होते हैं जो भविष्य में किए गए कर्मों का संदर्भ में हम उसकी बात करते हैं, संचयमान। तो प्रारब्ध, संचित और संचयमान। फिर कृत नियम के अनुसार कृत प्रणाश व कृत भूपगम, क्या, कृत नियम के अनुसार, सॉरी, कर्म नियम के अनुसार कृत प्रणाश तथा अकृत भूपगम में नहीं होता। तो ये तो वही है, जो हमने कर्म किए हैं उनका हमें परिणाम मिलेगा और जो हमने नहीं किए उनका हमें परिणाम नहीं मिलेगा। रित की अवधारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता कैसे बढ़ाती है?
तो उचित या सही मार्ग का अनुसरण पे बल देती है। सत्य निष्ठा पूर्व नियमों का कानून नियम कानून नीति संहिता आचार संहिता के अनुपालन पे बल देती है। तो जैसे सत्य निष्ठा पूर्व नियम कानून पे, नीति संहिता पे, आचार संहिता के अनुपालन पे। फिर प्रशासनिक व्यवस्था के उल्लंघन पर दंडित किया जाता है, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गए इनमें, ठीक है। फिर कर्म नियम के माध्यम से प्रशासन में सदकर्मों को प्रोत्साहित किया जाता है। किनको? सदकर्मों को। ऋण की अवधारणा क्या है? तो ऋण की अवधारणा में उत्तरदायित्व का बोध होता है एवं कर्तव्य संपादन से संबंधित है। अब इसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण चुकाने के लिए यज्ञों का संपादन, प्रार्थना, अन्नदान, देवों की उपासना की जानी चाहिए। फिर ऋषि ऋण तो गुरुजनों के प्रति होता है और चुकाने के लिए गुरुजनों का सम्मान और वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन किया जाना चाहिए। फिर होता है पितृ ऋण, तो संतानोत्पत्ति के माध्यम से वंश परंपरा को कायम रखने से इस ऋण से क्या मिलती है? हमें मुक्ति मिलती है। फिर होता है प्रशासन में ऋण की अवधारणा क्या है? तो दलाई लामा के अनुसार मनुष्य जीवन को शुरुआत में दूसरों पर निर्भर रहता है और अतः युवावस्था में उसका कर्तव्य है। दलाई लामा के अनुसार क्या था कि वह शुरुआत में और जीवन के अंत में दूसरों पर निर्भर होता है। तो इसका युवावस्था में कर्तव्य है कि वह जनहित में कार्य करे। प्रशासन में भी कर्तव्य बोध और उत्तरदायित्व निर्वहन पर बल देता है। यह कर्तव्य है कि सरकारी योजनाओं और नीतियों को त्वरित, प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करना। वेतन भत्ते का खर्च जनता वहन करती है, अतः वे जनता के ऋणी हैं, इसलिए अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए। कर्तव्यों का पालन जनता हित में करना चाहिए। फिर है कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य क्या है? पद, स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार जो किया जाना चाहिए। किसके अनुसार? पद के अनुसार, स्थिति के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार जो किया जाना चाहिए, वही हमारे कर्तव्य होते हैं। फिर कर्तव्य में नैतिक उत्तरदायित्व का तत्व निहित होता है। इसका नैतिक उत्तरदायित्व का, वे सभी कार्य कर्तव्य कहलाते हैं जो नैतिक रूप से किए जाने चाहिए, चाहे इच्छित हो या नहीं हो। तो इच्छित भी हो सकते हैं या नहीं भी, पर वे नैतिक रूप से अगर करने योग्य हैं, मतलब किए जाने चाहिए, तो वो करने ही चाहिए। फिर उनकी हमारी इच्छा है या नहीं है। अब भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति ही कर्तव्य है। क्या है? भारतीय परंपरा में के अनुसार क्या है? 4 पुरुषार्थ है, वो अगर हमें करने हैं तो वही हमारा कर्तव्य है। जैसे कि वो क्या है? धन, कर्म, क्या है वो? मोक्ष, यार जो भी है वो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी है वो, तो वो, तो फिर ये तो पद, स्थिति और नैतिक कर्तव्य उत्तरदायित्व का कर्तव्य, नैतिक उत्तरदायित्व का तत्व निहित है उत्तरदायित्व का। और वे सभी कार्य कर्तव्य हैं जो नैतिक रूप से किए जाने चाहिए, चाहे इच्छित हो या नहीं हो, ठीक है। अब भारतीय परंपरा के अनुसार 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति कर्तव्य है। सिविल सेवकों के लिए जन सेवा कर्तव्य है। तो ये क्या है? उनमें उत्तरदायित्व है, इनमें उत्तरदायित्व का तत्व होता है इसमें। फिर भारतीय संविधान के अनुसार हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर जैन के अनुसार केवल्य प्राप्ति के त्रिरत्न का पालन करना ही क्या है? हमारे कर्तव्य हैं। और बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करना ही कर्तव्य है। और गीता अनुसार वर्ण व आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्म ही क्या है? कर्तव्य हैं। फिर गीता और फिर नेहरू के अनुसार पंचशील पंचशील का पालन करना ही एक राष्ट्र के कर्तव्य हैं। अब कर्तव्य क्या है? कर्तव्य और अधिकारों में संबंध क्या है? तो व्यक्ति के समाज के प्रति दावे अधिकार हैं, समाज के व्यक्ति के प्रति दावे कर्तव्य हैं। तो जो समाज व्यक्ति से दावे करता है तो वो तो व्यक्ति के कर्तव्य हैं, पर जो एक व्यक्ति समाज से दावे करता है वे उसके अधिकार हैं। साम्यवादी कर्तव्य को क्या बताते हैं कि कर्तव्यों तथा पूंजीवादी अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। कौन? साम्यवादी। किस पे? कर्तव्यों पे देते हैं पहली बात तो, और दूसरा देते हैं पूंजीवादी अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। साम्यवादी लोग तो कर्तव्यों पर बल देते हैं और पूंजीवादी लोग देते हैं किस पे? अधिकारों पे।
अब अधिकार विहीन कर्तव्य क्या है? अव्यवस्था को जन्म देते हैं। अधिकार है पर कर्तव्य नहीं है, तो अधिकार विहीन अव्यवस्था को जन्म देते हैं, और कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता को। तो कर्तव्य विहीन तो निरंकुशता को दे देते हैं, पर अधिकार विहीन अव्यवस्था को देते हैं। फिर गांधी अनुसार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अन्य सभी के अधिकारों को स्वतः रक्षा होती है। फिर कांट के अनुसार कर्तव्य क्या है? फिर कांट के अनुसार कर्तव्य क्या है? तो कांट के अनुसार नैतिक नियमों के अनुसार कर्म करने की अनिवार्यता ही क्या है? कर्तव्य। और इसमें बाध्यता का तत्व निहित है। अपवाद वह स्वीकार नहीं करता, और वह दो प्रकार के कर्तव्य बताता है, पूर्ण बाध्यता संबंधी और अपूर्ण बाध्यता संबंधी। जिनके लिए पूर्ण बाध्यता यानी कि राजकीय कानूनों द्वारा उल्लंघन पर दंड दिया जाता है, और फिर अपूर्ण बाध्यता संबंधित कर्तव्य जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। तो कांट क्या कहता है कि कर्तव्य तो भाई पालन करनी ही चाहिए, इसमें अनिवार्यता का बोध है, और अनिवार्यता का तत्व है, और ये अपवाद स्वीकार नहीं करता। पूर्ण बाध्यता संबंधित कर्तव्य है, जिनके उल्लंघन पर राज्य के कानूनों द्वारा दंड दिया जाता है, और अपूर्ण बाध्यता व्यक्ति की इच्छा पर। फिर शुभ क्या है? तो शुभ वह है जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो, अथवा जिससे व्यक्ति की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति हो। तो वह चीज जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो, जिससे व्यक्ति की आवश्यकताओं की और इच्छाओं की पूर्ति हो। फिर एक होता है सापेक्ष शुभ, जो होते हैं दो प्रकार के, और एक होते हैं निरपेक्ष शुभ। तो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक साधन होते हैं, ठीक है, और निरपेक्ष शुभ अपने आप में शुभ होते हैं, अंतिम लक्ष्य स्वयं साध्य होता है। फिर जी मूर के अनुसार शुभ को परिभाषित किया जा सकता है। फिर और जी मूर के अनुसार शुभ को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह नीति शास्त्र के मौलिक संपत्ति हैं, और विचार अपनी प्रिंसिपिया इथिका में उन्होंने दिए थे। तो दो तरह के शुभ हो गए, कौन कौन से? सापेक्ष, जैसे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है वो साधन हो गए हैं, साधन के रूप में है, और निरपेक्ष शुभ जो अपने आप में शुभ अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, फिर जी मूरे के अनुसार क्या बताया उसने? शुभ को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीति शास्त्र का ये मौलिक संप्रत्यय है। ठीक है, और संप्रत्यय यानी क्या बोलेंगे उसको? मौलिक अवधारणा है। ठीक है, और अपनी विचार अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया इथिका में उन्होंने ये अपने विचार दिए हैं। फिर शुभ सरल है, अविश्लेषित है, अद्वितीय है, और अपरिभाष्य है। तो सरल क्यों है? क्योंकि इसका कोई भाग नहीं है, क्योंकि कोई भाग नहीं है इनके। फिर अविश्लेष्य है, यानी कि इनको विश्लेषण नहीं किया जा सकता। और फिर अद्वितीय है, क्योंकि प्रत्येक शुभ का एक विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है, फिर अन्य किसी प्रत्यय के आधार पर इन्हें परिभाषित भी नहीं किया जा सकता है। अगर करते हैं तो प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये अपरिभाष्य है। फिर प्रकृतिवादी दोष से क्या समझते हैं? तो जब तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक निष्कर्ष निकाला जाए, तो हम प्रकृतिवादी दोष क्या बोलेंगे? जब हम तथ्यात्मक कथन है कोई, जैसे टू प्लस फोर कितने हो गए? 6। तो हम ये तो तथ्य है, हमको पता है, पर इससे हम एक मूल्य निकालते कि भाई 2 + 4 6 है, इसका मतलब है कि भाई ये अच्छा इंसान है। तो भाई ऐसा तो मूल्यात्मक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। पर जब हम तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं, तो वही प्रकृतिवादी दोष है। जब शुभ की परिभाषा किसी अन्य प्राकृतिक या तत्व के आधार पर की जाए, तो यह क्या हो जाता है? प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है? शुभ मौलिक संप्रत्यय है, यानी कि नीति शास्त्र की एक मौलिक अवधारणा है, ये पहले नहीं थी कहीं। फिर सद्गुण क्या है? तो सद्गुण है उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास, आंतरिक प्रवृत्ति या नैतिक गुण विकसित करती है, उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से। जैसे कि साहस हो गया, संयम हो गया, विवेक हो गया। अब सद्गुणों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो सद्गुणों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जन्मजात न होकर अर्जित होते हैं, कर्तव्यों के अभ्यास पूर्वक पालन पे ये बल देते हैं।
तो सद्गुण क्या होते हैं? जन्मजात न होकर अर्जित होते हैं। कर्तव्यों के तो अभ्यास पूर्वक पालन पर ये बल देते हैं। सद्गुण का जीवन में महत्व होता है। चरित्र के आभूषण होते हैं। इससे सदाचार को क्या मिलता है? बढ़ावा। तो सद्गुणों का जीवन में क्या महत्व है? ये चरित्र के आभूषण हैं और सदाचार को बढ़ावा देते हैं। व्यक्ति के आचरण के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। विभिन्न सद्गुण एक दूसरे से संबंधित होते हैं और तथा संवर्धित होते हैं, जैसे साहस से संयम और साहस से निडरता। फिर है प्रशासन में उपयोग सद्गुण कौन से हैं? तो अधिकारों के सदुपयोग और कर्तव्यों के संपादन में। तो अधिकारों के सदुपयोग करने से और कर्तव्यों के संपादन में। फिर विवेकाधीन अधिकारों का दुरुपयोग रोकता है सद्गुण और आधारभूत मूल्यों के अनुपालन में सहायक है कि उनकी अनुपालना की जाए आधारभूत मूल्यों की। फिर भ्रष्टाचार दूर करने में, जन केंद्रित शासन को स्थापित करने में, लोभ भय आदि रहित होकर कर्तव्यों का पालन करने में। फिर स्वाभाविक रूप से सदैव उचित कर्मों का संपादन करने में। स्वाभाविक रूप से ही करें हमेशा उचित कर्मों का संपादन, लोभ भय आदि रहित होकर कर्तव्यों का पालन करने में। फिर सहिष्णुता, सहानुभूति, कर्तव्य निष्ठा, भेदभाव रहितता आदि मूल्यों के आचरण का अंग बनाने में। चरित्र की उत्कृष्टता तथा आत्मा के नैतिक विकास को बढ़ावा देता है। कौन सा गुण? इसकी चरित्र की तो उत्कृष्टता और आत्मा के नैतिक विकास को। फिर ग्रीक विचारकों ने इस पे अधिक बल दिया है। ग्रीक विचारकों ने कहा है सुकरात ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात के अनुसार क्या है? ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान का अर्थ है विशेष अवस्था में कर्तव्य का ज्ञान अनिवार्य है। ठीक है, तो सुकरात क्या कहते हैं? ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान का अर्थ है विशेष कोई अवस्था है, उसमें हम कर्तव्य का क्या करें? ज्ञान करें और अनिवार्य शर्त है सुकरात के अनुसार। फिर प्लेटो के अनुसार 4 सद्गुण होते हैं, जैसे कि विवेक, साहस, संयम और न्याय, और जन्मजात माने जाते हैं। पर अरस्तु ने मध्यम मार्ग सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण बताया है। तो ग्रीक विचारकों ने भी क्या है? सद्गुणों पे बहुत अधिक बल दिया था। अब अगला है नैतिक चिंतक। तो नैतिक चिंतक और दार्शनिक, तो चारवाक को छोड़कर सारे भारतीय दर्शन नैतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और जीवन में सत्कर्मों को प्रोत्साहित और दुष्कर्मों को हतोत्साहित करते हैं। अब भारतीय दर्शन के नीति शास्त्रीय तत्वों की विवेचना करनी है तो उपनिषद, तो गुरु के समीप उससे निम्न आसन ग्रहण करना और गुण एवं गंभीर उपदेशों को सुनना ही क्या है? उपनिषद। कुल 108 उपनिषद हैं। वेदांत को भी, इनको वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम भाग है। फिर श्रेय एवं प्रेय की अवधारणा क्या है? तो उपनिषद में दो मार्ग, जो अनंत आनंद जो अनंत स्वरूप परमात्मा को, सॉरी, उपनिषद में दो मार्ग जो कि आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करवाता है वो श्रेय मार्ग है, और जो मार्ग सांसारिक सुख समृष्टि की ओर ले जाता है वो प्रेय मार्ग है। तो उपनिषद में दो मार्ग की अवधारणा बताइए, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो जो मार्ग आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करवाता है वो तो श्रेय मार्ग है, और जो संसारिक सुख समृष्टि की ओर ले जाता है वो प्रेय मार्ग है। फिर कठोपनिषद के विचार क्या है? तो कठोपनिषद के अनुसार शरीर रथ के समान है और विवेक सारथी है और मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। तो शरीर क्या है? रथ के समान है। विवेक क्या है? उसका सारथी है। मन तो क्या है? लगाम है। और इंद्रिय क्या है? घोड़े हैं। वो जो व्यक्ति विवेक रूपी सारथी के हाथों की लगाम थामता है, जो व्यक्ति विवेक रूपी सारथी के हाथों की लगाम थामता है, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण अन्य था दुष्ट घोड़ों की भांति कुपथ पर ले जाती हैं। तो क्या है? जो व्यक्ति विवेक रूपी सारथी के हाथों की लगाम थामता है और उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण अन्यथा में रहती हैं, अन्यथा दुष्ट घोड़ों की भांति कुपथ पर ले जाती है। ठीक है। विवेकपूर्ण जीवन जीने तथा संवेगों को बुद्धि के नियंत्रण में रखने की सलाह देता है। कौन? कठोपनिषद। तो शरीर तो क्या है इसका? रथ के समान। विवेक क्या है? सारथी। मन क्या है? लगाम। और इंद्रिय क्या है? घोड़े।
बृहदारण्य उपनिषद में क्या है? बृहदारण्य तो अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो बृहदारण्य उपनिषद में बोला है, इसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, निराशा व अंधकार से निकलकर सदाचार की ओर बढ़ने की प्रेरणा। क्या है? अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो निराशा एवं अंधकार से निकलकर सदाचार की ओर बढ़ने की प्रेरणा। फिर जैन दर्शन आता है, जिसमें बोला गया है एक अनेकांतवाद का सिद्धांत होता है। तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, जगत में अनेक सत्ताएं हैं, प्रत्येक सत्ता के अनेक धर्म हैं। और इसमें होता है स्यादवाद। स्याद का अर्थ होता है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। समस्त ज्ञान देश काल परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार ही सही है। तो तत्वमीमांसा सिद्धांत है अनेकांतवाद। और जगत में अनेक सत्ताएं हैं, प्रत्येक सत्ता के अनेक धर्म हैं। फिर स्यादवाद कहता है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, समस्त ज्ञान देश काल परिस्थिति के संदर्भ के अनुसार ही सही है। अब इसमें एक त्रिरत्न का कंसेप्ट आता है, तो उसके अनुसार चरम आध्यात्मिक लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति के साधन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो इसमें त्रिरत्न में आते हैं सम्यक दर्शन, जो कि होते हैं जैन शास्त्रों यानी कि आगम और उपागम के प्रति निष्ठा, आस्था का भाव। फिर है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान होता है जैन दर्शन के सिद्धांतों का सही ज्ञान। तो सही ज्ञान होना चाहिए जैन दर्शन के सिद्धांतों का सही ज्ञान। फिर सम्यक चरित्र, तो सत्कर्मों का संपादन एवं दुष्कर्मों से अलगाव ही क्या है? सच्चरित्र। तो सम्यक चरित्र के लिए 5 महाव्रत बताए हैं। तो सम्यक चरित्र के लिए कितने महाव्रत बताए? 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो त्रिरत्न क्या था? चरम आध्यात्मिक लक्ष्य है। क्या है? कैवल्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में इसको परिभाषित किया है। और ये है सम्यक दर्शन, जो है शास्त्रों के प्रति निष्ठा का भाव। फिर है सम्यक ज्ञान, जो सिद्धांतों का सही ज्ञान। और सम्यक चरित्र सत्कर्मों का संपादन और दुष्कर्मों से अलगाव। फिर सप्तभंगी न्याय क्या है? तो आशय 7 प्रकार के निर्णय से, कथन से स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आशय क्या है इसका? 7 प्रकार के निर्णय, सप्तभंगी न्याय। फिर कैवल्य, कैवल्य क्या है? जीवन का चरम आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? कैवल्य। जन्म मरण की समाप्ति। कैवल्य जीव अनंत चतुष्टय से युक्त होता है। तो कैवल्य जीव क्या होता है? अनंत चतुष्टय से युक्त होता है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद होता है। तो केवल क्या है? चरम आध्यात्मिक लक्ष्य है। और जो जन्म मरण की समाप्ति हो जाती है यहाँ पे, केवल जीव अनंत चतुष्टय से युक्त होता है। जो इंसान केवल्य को प्राप्त कर लेता है, कोई भी जीव है, तो उसमें 4 चीजों की मतलब आ जाती है, और वो अनंत में आती हैं। ऐसा नहीं उनका कोई अंत है, मतलब उसमें अनंत है। वो अनंत तो उसका ज्ञान हो जाता है, अनंत ही उसका दर्शन हो जाता है, और अनंत वीर्य हो जाता है, और अनंत ही उसका आनंद हो जाता है। तो अनंत चतुष्टय। फिर अशांतवाद की प्रासंगिकता क्या है? तो रूढ़िवादिता कट्टरता को दूर करने में और उदारता समरसता को बढ़ाने में सहायक है। हमारा कथन दृष्टिकोण विशेष से सही है, अतः हमें विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों के विचारों और मतों का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार अशांतवाद की प्रासंगिकता। और त्रिरत्न के प्रशासन में उपयोगिता क्या है? तो सम्यक दर्शन यानी संवैधानिक मूल्यों नियमों के प्रति आस्था, सम्यक ज्ञान यानी संवैधानिक मूल्यों कानूनों के सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी ज्ञान के अनुरूप ही आचरण। फिर बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। जैसे दुख है, दुख यानी सार्वभौम सत्य होता है। फिर दुख का एक कारण है जो वैज्ञानिक व्याख्या करता है। और दुख का निरोध है, जो निर्माण की बात करता है, निर्वाण की आशावादी बनाता है। और दुख निरोध का मार्ग है। तो निरोध का भी मार्ग है, जिसके मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग में क्या आते हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तो दृष्टि से देखेंगे, फिर संकल्प लेंगे। फिर वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। फिर प्रत्यय समुत्पाद। ठीक है, तो केंद्रीय सिद्धांत है ये। और कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर रहता है, कार्य कारण सापेक्ष होता है। तो यही क्या है? सापेक्षता का सिद्धांत है इसमें।
तो केंद्रीय सिद्धांत होता है प्रकृति समुत्पाद, और कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर रहता है, और कार्य कारण सापेक्ष होता है। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत है। फिर है क्षणिकवाद। तो विश्व की सभी वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अनात्मवाद जिसमें कहता है आत्मा पंच स्कंदों का संघात है जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। ठीक है। तो प्रत्येक समुत्पाद में क्या है, केंद्रीय सिद्धांत है जो कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर रहता है, कार्य कारण सापेक्ष होता है, सापेक्षता का सिद्धांत है प्रत्येक समुत्पाद। और क्षणिकवाद क्या है, विश्व की सभी वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। और आनंद क्या है, अनात्मवाद आत्मा पंच स्कंदों का संघात है जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, आत्मा नित्य और शाश्वत नहीं है। ठीक है। फिर है बोधिसत्व। तो महायान शाखा के नैतिक आदर्श हैं ये जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं, समय को कष्ट देकर दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा प्रशासन में कैसे है, तो परानुभूति, सहिष्णुता, करुणा को बढ़ाकर जनता की सेवा को प्रेरित करती है। फिर ब्रह्म विहार क्या है, तो मैत्री, करुणा, प्रसन्नता और उपेक्षा। तो ये क्या है ब्रह्म विहार, यह जीवन में नैतिकता और समाज में सद्भावना बढ़ाने में सहायक है। कौन कौन सी, मैत्री, करुणा और प्रसन्नता और उपेक्षा। तो शंकराचार्य आता है। फिर शंकराचार्य कहता है दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है, अनंत मिथ्या, और जीव मूलतः ब्रह्म यानी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो क्या है शंकर का दर्शन अद्वैत, और ये कहता है ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत अनंत है, मिथ्या नहीं है। जगत अनंत मिथ्या है और जीव मूलतः ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। फिर ये प्रासंगिकता कहता है कि अवधारणा को प्रसारित किया जाए तो जाति भेद, लिंग भेद, कट्टरता, सांप्रदायिकता को रोकने में सहायक है, और मानव के मध्य एकता स्थापित करता है। और चार दिशाओं में चार मठ भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। तो इन्होंने जो चार मठ बनाए वो भारत की सांस्कृतिक एकता के तो प्रतीक हो गए। मानव के मध्य ये एकता स्थापित कर देता है क्योंकि ये ब्रह्म का ही अंश बता देता है। और अवधारणा को प्रसारित किया जाए तो जाति भेद, लिंग भेद, कट्टरता, सांप्रदायिक तो रोकने में सहायक है, क्योंकि सारे जीव ही ये ब्रह्म का हिस्सा है। तो कोई बड़ा छोटा या ऊंच नीच नहीं है।